किसी भी इंडस्ट्री का अगर सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी मार्केट का अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज होता है तो वो होता है प्रोस्पेक्टिंग, कि हम प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें और लोगों को इनवाइट कैसे करें, बुलाए कैसे। ठीक है, आज जो भी आप ये ट्रेनिंग्स देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप में से बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे। यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, मैक्सिमम लोगों को प्रोस्पेक्टिंग के बारे में पता होगा, कैसे करते हैं, क्या करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको इसके बारे में उतना आइडिया नहीं होगा। सो फ्रेंड, आज के इस ट्रेनिंग का पर्पस सिंपल यही है कि जितने लोगों को प्रोस्पेक्टिंग के बारे में पता है, जैसे मेरे जैसे लोग जिनको प्रोस्पेक्टिंग के बारे में पता है, वो अपने आप को एक बार दोबारा ब्रशअप कर सके, एक बार दोबारा से अपने नॉलेज को ब्रशअप कर सके, और जिनको नहीं पता है वो प्रोस्पेक्टिंग के बारे में जान सके कि प्रोस्पेक्टिंग होता क्या है। सो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको इस स्क्रीन पे जो पिक्चर है उसमें आपको दिख रहा होगा कि एक बंदा मैग्नीफाइंग ग्लास से कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। सो बेसिकली ढूंढने के प्रोसेस को ही प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। तो आगे देखते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग होता क्या है, कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने इस ट्रेनिंग की शुरुआत करी है रॉ मटेरियल से। रॉ मटेरियल क्या होता है? दोस्त, किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। बिना रॉ मटेरियल के आप किसी बिजनेस की इवन कल्पना तक नहीं कर सकते। और चूंकि हम नेटवर्किंग के बिजनेस में हैं, हम फैमिली बिजनेस में हैं, तो हमें हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल क्या है? दोस्त, हमारे बिजनेस का जो रॉ मटेरियल है वो है एक फैमिली, एक इंसान, ह्यूमन। ठीक है। सो हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड पीपल फॉर आवर बिजनेस। हमें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए लोगों की जरूरत है। ठीक है। लोग कहां से आएंगे? लोग को लाने के लिए, लोगों के बारे में पता करने के लिए हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी। प्रोस्पेक्टिंग होता क्या है? बार बार ये वर्ड हम सुन रहे हैं, प्रोस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग। व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग? those prospecting is an important process of locating potential customer leaders for a product or services. This is critical whether you are new or seasoned professional. Prospecting है क्या? Prospecting एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम पोटेंशियल कस्टमर, ऐसे लोग जो हमारे बिजनेस में हमारे काम आ सकते हैं, हमें हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे लोगों को ढूंढने के प्रोसेस को प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। ठीक है। अब प्रोस्पेक्टिंग किसे करना चाहिए? हर वो इंसान जिसने नया बिजनेस स्टार्ट किया है उसे प्रोस्पेक्टिंग करना तो मस्ट है। जिस भी बंदे ने नया बिजनेस स्टार्ट किया है उसके लिए प्रोस्पेक्टिंग करना मस्ट है। तो यहाँ ये क्वेश्चन आता है कि सर, जो पुराने लोग हैं उनके लिए प्रोस्पेक्टिंग मस्ट है या नहीं है? दोस्त, उनके लिए, जो पुराने हैं उनके लिए प्रोस्पेक्टिंग मस्ट नहीं है। उनके लिए तो वो संजीवनी बूटी है जिसके बिना वो जिंदा ही नहीं रह सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज से 1 साल पहले ये बिजनेस स्टार्ट किया था। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने प्रोस्पेक्टिंग करी थी। ठीक है। मैंने अपने प्रोस्पेक्टिंग के हिसाब से लोगों को अप्रोच किया। बट आज 1 साल के बाद अगर मैं बात करूं तो मैं कभी कभी ब्लैंक हो जाता हूं कि मैं अब किससे बात करूं। जनरली हम लोग, जो पुराने लोग हो जाते हैं, उन्हें अपने आप पे थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि वी कैन डू एनीथिंग। बट जब बात होती है, जब कोई सीनियर बोल देते हैं कि 5 लोगों के नाम लिख के दीजिए जिससे आपको बात करना है, आज का जो टारगेट है, जिससे वो 5 लोग कौन है जिसे आप अप्रोच करना चाहते हैं, तो हम ब्लैंक हो जाते हैं। दोस्त, हम पुराने लोगों के लिए ये मैंडेटरी, शायद वर्ड बहुत छोटा होगा, हमारे लिए संजीवनी बूटी है। अगर हम प्रोस्पेक्टिंग नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस एक लेवल पे आके खड़ा हो जाएगा और वहां से। सॉरी दोस्तों, नेटवर्क में कुछ इशू चल रहा है। हम प्रोस्पेक्टिंग कर कैसे सकते हैं? प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टू आइडेंटिफाई और लोकेट पोटेंशियल कस्टमर लीडर्स, वी नीड टू प्रिपेयर लिस्ट ऑफ आवर पोटेंशियल कस्टमर। अगर हमें कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ना है, पोटेंशियल लोगों को अपने साथ जोड़ना है, कस्टमर बनाना है, लीडर्स बनाना है, तो हमें एक लिस्ट तैयार करना पड़ेगा उन लोगों का जिनको हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ काम करें। अब इसमें कुछ 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, ये लिस्ट रिटन में होना चाहिए, नो वर्बल, नथिंग ऑन माइंड, नथिंग ऑन कंप्यूटर। ये लिस्ट आपके पास प्रिंट आउट, अगर आपने इसे एक्सेल सीट में बनाया है तो ये आपकी डायरी में प्रिंट आउट के रूप में होना चाहिए। ठीक है। और जब भी आप इसे बनाएं,
देयर शुड नॉट बी एनी प्री जजमेंट दैट दिस पर्सन विल वर्क एंड दिस विल नॉट। जब भी आप इसे बनाए तो ये दिमाग में मत रखें कि आप पर्टिकुलर आदमी का नाम लिख रहे हैं वो काम करेगा, और पर्टिकुलर आदमी जिस आदमी का नाम लिख रहे हैं वो काम नहीं करेगा। कोई बंदा काम करे या न करे, आपका काम है उस आदमी का नाम अपने लिस्ट में लिखना। ठीक है। सो बहुत सारे तरीके हैं प्रोस्पेक्टिंग करने के। जैसे आप कोल्ड कॉलिंग कर सकते हो। कोल्ड कॉलिंग मतलब ऐसे लोगों से बात करना जिसको आप जानते ही नहीं, वो हो सकता है आपको रिस्पॉन्स दे, हो सकता फ्रेंड्स थोड़ा सा आप लोगों को बियर करना पड़ेगा, आज नेटवर्क का कुछ ज्यादा इशू हो रहा है। एनीवे आते हैं। सो कोल्ड कॉलिंग किसे कहते हैं? ऐसे लोगों से बात करना जिनको हम जानते नहीं है, वो माइट भी हमें रिस्पॉन्स दे, माइट भी रिस्पॉन्स न दे। वार्म कॉलिंग, डायरेक्ट मेल, ईमेल कर सकते हैं, फेस टू फेस बात कर सकते हैं, टेलीफोन मार्केटिंग के थ्रू बात कर सकते हैं, नेटवर्किंग ग्रुप वगैरह के थ्रू बात कर सकते हैं, रेफरल ले सकते हैं, सोशल नेटवर्क के थ्रू उनको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है। अब इन तरीकों में से वो कौन सा तरीका है जो हमें अपनाना चाहिए ताकि हमें अपनी इच्छानुसार सफलता मिले? यहां आप ध्यान दीजिएगा, मैंने इच्छानुसार को अंडरलाइन किया है। फ्रेंड्स, आपको सफलता उतनी ही मिलेगी जितना का आप प्लानिंग करोगे, जितनी की आप सोच रखोगे। ठीक है। सो आप पहले अपना सोच बनाओ कि आपको सफल कितना होना है, और उसके बाद प्रोस्पेक्टिंग करने बैठना, और फिर हम देखेंगे कि कौन सा तरीका हमें अपनाना है। ठीक है। सो प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाने से पहले सबसे जरूरी काम क्या है? आइए देखते हैं कि प्रोस्पेक्ट लिस्ट जब हम बनाने बैठेंगे तो उसके पहले सबसे जरूरी काम क्या है। मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसका आंसर मैं 1 मिनट दूंगा, आप सोचना। पहला क्वेश्चन क्या है कि आप 10 लोगों के नाम लिखिए जिनको आप जानते हो। आप ऐसे 10 लोगों के नाम लिखिए जिनको आप जानते हैं। सो फ्रेंड्स, अपने मन में सोचिए या पेपर पे लिखिए कि कौन कौन लोग हो सकते हैं जिनको आप जानते हो अपने बिजनेस में, जिनको इंक्लूड करना चाहते हो। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं। ओके। सो 1 मिनट हो गया। माइट भी कि आपने जो नाम लिखे हो, कुछ लोगों ने 10 लोगों के नाम लिख लिए हो और कुछ लोगों ने 10 लोगों के नाम न लिखे हो। कुछ लोग 5 के बाद सोचने लगे हो कि किसका नाम लिखूं, और कुछ लोग अभी लिख ही रहे हो। और दोस्त, जब आप ये 10 लोगों के नाम लिखोगे तो आप ध्यान से देखना उस नाम को। एक नाम हो सकता है आपका बहुत क्लोज फ्रेंड का हो, एक नाम हो सकता है आपके अंकल का हो, एक नाम हो सकता है आपके किसी कलीग का हो, एक नाम हो सकता है कि आपके किसी पड़ोसी का हो। यानी अगर आप ध्यान से देखोगे अपने लिस्ट को तो आप ये पाओगे कि आपका दिमाग अलग अलग दिशाओं में भ्रमण कर रहा है। एक बार दोस्त के पास जा रहा है तो एक बार रिलेटिव के पास जा रहा है, एक बार कलीग के पास जा रहा है तो एक बार कहीं और जा रहा है। ठीक है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर देता और आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछता कि भाई 5 अपने दोस्तों के नाम लिखो, 5 अपने पड़ोसियों के नाम लिखो, 5 अपने रिश्तेदारों के नाम लिखो, उस डॉक्टर का नाम लिखो जिसके पास आप जाते हो, वो नर्स का नाम लिखो जिसने आपको कभी ट्रीट किया हो, अपने दवाई के दुकान वाले का नाम लिखो, ग्रोसरी वाले का नाम लिखो। तो आप ये बताओ दोस्त, 10 लोगों के नाम लिखना आसान था या नहीं था? मेरे ख्याल से आसान था। तब आप 10 या 25 लोगों के नाम 5 मिनट में लिख सकते हैं। अगर मैं आपको इस तरह के क्वेश्चंस दे दूं, आपको इस तरह का मैं एक तरीका बता दूं कि आप किसके किसके नाम लिखो। सिमिलर वे में दोस्त, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे। अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 सब्जियों के नाम लिखो, मुझे जब किसी ने पूछा था 10 सब्जियों के नाम लिखना तो मेरे लिए टफ हो गया था कि 10 सब्जियों के नाम मैं कैसे लिखूं। ठीक है। आती थी मन में सब्जियां, बट 10 तक नंबर नहीं पहुंच पाया था। बट अगर यही मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं
कि दोस्त 5 हरी सब्जियों के नाम लिखो और 5 ऐसी सब्जियों के नाम लिखो जो हरी नहीं है, तो मेरे ख्याल से 10 सब्जियों का नाम लिखना ज्यादा आसान हो जाएगा। एम आई राइट? सो इस प्रोसेस से क्या समझ में आया? ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आता है कि जब आपको एक पूरा संसार दे दिया जाता है कि भैया ये पूरा आसमान आपका है, जहां देखना है देखो, जहां से जिसको निकालना है निकालो, तो बड़ा मुश्किल होता है किसी भी काम को करने में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको महाभारत के युग में लेके जाता हूं, जब गुरु द्रोणाचार्य अपने सारे शिष्यों को धनुर्विद्या का ज्ञान दे रहे थे, और उन्होंने पेड़ पे एक पक्षी को बैठा रखा था और उसकी आंख में तीर मारना था। सो सबसे उन्होंने पूछा कि किसको क्या दिख रहा है, तो किसी को पेड़ दिख रहा था, किसी को फल, किसी को जमीन दिख रही थी, किसी को पूरा टहनी दिख रहा था, किसी को घोंसला दिख रहा था, और एक अर्जुन था जिसने बोला कि उसे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है, उसे और कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, यानी क्या हुआ? और एक्चुअल में अगर आपको याद होगा, वो वाला दृश्य याद होगा, आपने महाभारत देखा होगा, तो द्रोणाचार्य ने किसी को भी बाण चलाने की आज्ञा नहीं दी, सिर्फ अर्जुन को बाण चलाने की आज्ञा दी। क्यों? उनको पता था कि बाकी किसी का बाण उस पंछी के आंख को नहीं भेद सकता, जबकि अर्जुन का बाण सीधे निशाने पे लगेगा। क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर चीज को देख रहा है जो उसका लक्ष्य है। सो सेम चीज दोस्तों प्रोस्पेक्टिंग में भी होती है। अगर आपको मैं पूरा आसमान बता दूं कि इस पूरे आसमान में आप अपने कोई तारा ढूंढ के लाओ, तो आपको मुश्किल होगा, बट आपको जब बोला जाता है कि ध्रुव तारा को ढूंढो, तो आप कहीं ना कहीं से ढूंढ लेते हो। सो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ध्रुव तारा क्या डिनोट कर रहा है? एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक सेगमेंट, जो वो सप्तऋषि के बचपन में हम लोग ढूंढते थे, हम छोटे थे, कि सप्तऋषि कहाँ है। वो जो एक चम्मच के आकार के 7 तारे होते थे, हम ढूंढ लेते थे। तो जब आप प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लक्ष्य बनाए कि आपको किसको ढूंढना है। आप नॉर्मल मत बोले कि 10 लोगों के नाम लिखो। भाई हमारे फोन में 2000 से ऊपर कांटेक्ट होंगे, वो 10 लोग कौन हो सकते हैं? ठीक है। सो सबसे जरूरी क्या होता है प्रोस्पेक्टिंग की तैयारी करने से पहले? सबसे जरूरी होता है सेगमेंटेशन करना, विभाजन करना, वर्गीकरण करना, कि हमें किस तरह से अपने लिस्ट को बनाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सेगमेंटेशन करें। सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने अभी आपसे ऊपर दोनों क्वेश्चन पूछा, एक में आपसे बोला कि 10 लोगों के नाम लिखें, ये क्या था? ये ओपन क्वेश्चन था, बहुत ओपन। आपके दिमाग में कभी आपका डॉक्टर भी आ सकता है, कभी चाचा जी भी आ सकते हैं, कभी कभी आपका फ्रेंड भी आ सकता है, कभी पुरानी गर्लफ्रेंड भी आ सकती है, कोई भी आ सकता है। बट जब मैंने आपको बोला कि 5 फ्रेंड्स के नाम लिखें, तो अब आपका दिमाग सिर्फ आपके 5 फ्रेंडों के बारे में सोचेगा। जब मैंने बोला 5 पड़ोसियों के नाम लिखिए, आपका दिमाग सिर्फ पड़ोसियों के बारे में सोचेगा। जब मैंने बोला डॉक्टर का नाम लिखिए, तो आपका दिमाग सिर्फ उस डॉक्टर के बारे में सोचेगा जिसके पास आप जाते हैं या जिन डॉक्टरों से आप कभी मिल चुके हैं। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हम अपने काम को सेगमेंट में डिवाइड करके हम चलें, सेगमेंटेशन करें। सेगमेंटेशन करने से आपका काम बहुत आसान हो जाता है। सो बेनिफिट ऑफ सेगमेंटेशन क्या है? सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग पोटेंशियल कस्टमर इनटू ग्रुप और सेगमेंट बेस्ड ऑन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। जब आप सेगमेंटेशन कहते किसे हैं? एक पर्टिकुलर ग्रुप को या पोटेंशियल कस्टमर को जब हम डिफरेंट कैरेक्टर के हिसाब से डिवीजन कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं सेगमेंटेशन। ठीक है। सेगमेंटेशन के फायदे क्या है दोस्त? तो आपको बहुत ही बेहतर नाम मिल सकता है अपने कस्टमर्स का, मैचिंग नाम जो आपके काम आएगा, फ्रूटफुल होगा। ठीक है। गेन शेयर ऑफ द मार्केट सेगमेंट। जब आप सेगमेंटेशन के हिसाब से काम करेंगे तो आप मार्केट में का सेगमेंट अच्छे से यूज कर सकते हैं, उसमें अपना शेयर बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपसे कहता है कि दिल्ली के 10 दोस्तों के नाम लिखें, आप आराम से दिल्ली के 10 दोस्तों के नाम लिख सकते हैं। हो सकता है एक दोस्त लक्ष्मी नगर का हो, एक दोस्त हो सकता है द्वारका का हो। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि लक्ष्मी नगर के 10 दोस्तों के नाम लिखें, तो आप बहुत इजीली लक्ष्मी नगर के 10 दोस्तों के नाम लिख सकते हैं।
और जब आप सेगमेंट के हिसाब से नाम लिखते हैं दोस्त, तो हो सकता है कि आप द्वारका के भी 10 दोस्तों के नाम लिख ले। ऐसे आप सिर्फ 10 लोगों के नाम लिख रहे थे, ऐसे आप 20 लोगों के नाम लिख लिए। क्यों? आपने मार्केट को सेगमेंट में तोड़ दिया। जब आप सेगमेंट के हिसाब से काम करते हैं तो क्लोजर भी अच्छा होता है, क्योंकि आपको रेफरेंसेस मिल जाते हैं, आपका प्रॉफिट भी होता है, आपका ग्रोथ भी होता है, आप नए लोगों को, पुराने पुराने लोगों को रिटेन भी करते हैं। और टारगेट मार्केट कम्युनिकेशन, आप बहुत आसानी से कम्युनिकेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको इस मीटिंग का इन्विटेशन आया होगा तो उसमें एक लाइन लिखा हुआ था कि जो एग्जिस्टिंग लोग हैं, हमें उन्हीं के लिए ये मीटिंग है। सो ये क्या था? एक सेगमेंट बता दिया गया कि इस मीटिंग में नए लोगों को इनवाइट नहीं करना, सिर्फ एग्जिस्टिंग लोग ही इस मीटिंग में आएंगे, ताकि नए लोगों के लिए इस मीटिंग में अभी कुछ भी नहीं है। सो दोस्त, हम लोग मार्केट में काम करते हैं, हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, आज आप जब से हम घर से बाहर निकल जाते हैं, पहले हम बोला करते थे कि घर से बाहर कदम रखा तो मार्केट है। आज के डेट में तो डिफरेंट हो गया है। जैसे ही हमने मोबाइल ओपन किया, हमने अपना जूम ओपन किया, तो हम मार्केट में आ गए। सो सिंस वी आर इन द मार्केट, सो वी फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ मार्केट वी है। जब हम मार्केट में काम कर रहे हैं, हमें मार्केट से प्रोस्पेक्ट चाहिए, तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे पास कितने तरह के मार्केट है। तो ये रहा दोस्त हमारे पास मार्केट। हमारे पास 3 तरह के मार्केट होते हैं: नेचुरल, रेफरल एंड कोल्ड। नेचुरल मार्केट कौन सा है? वो मार्केट जो हमें जन्म लेने के साथ भगवान ने, हमारे माता पिता ने हमें दिया है। रेफरल मार्केट, हम नेचुरल मार्केट में काम करते हैं, अगर अच्छा काम करते हैं तो हम लोगों से रेफरेंसेस लेते हैं, उसे कहते हैं रेफरल मार्केट। और कोल्ड मार्केट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मेरा नंबर है 9999488044। आपने मेरा नंबर लिखा है एक पेपर पे, और लास्ट वाला डिजिट 44 के बाद कर दिया 454647484945 ऐसे अगर आप एक लिस्ट बना रहे हैं जिसमें मेरे नंबर का आपने सीरीज बना दिया, उस पे आप कॉलिंग कर रहे हो, तो शायद आपका, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो हो सकता है आपका नेचुरल हो सकता है या रेफरल मार्केट हो सकता है। बट आप बाकी जो लोगों को फोन कर रहे हो वो आपके कोल्ड मार्केट है। वो ना तो आपको जानते हैं, ना उनके लिए आपके पास कोई रेफरेंस है। सो 3 तरह का सेगमेंट होता है दोस्त, जहां से हम प्रोस्पेक्ट ला सकते हैं। वन इज नेचुरल मार्केट, रेफरल मार्केट एंड कोल्ड मार्केट। नाउ, नेचुरल मार्केट याद रखना हमेशा एक हॉट मार्केट होता है, और इस ये आपके कंट्रोल में होता है। डेफिनेटली नेचुरल मार्केट में कौन आएंगे अभी हम आगे देखेंगे, बट कुछ एग्जांपल मैं बता दूं। आप अगर अपने चाचा जी को कोई बात बताना चाहते हैं, आप अपने कोई फ्रेंड को कोई बात बताना चाहते हैं, आप बड़े आसानी से अपनी बातों को उनको सुना सकते हैं। एटलीस्ट वो लोग आपकी बात को सुनेंगे। और अगर वो आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो माइट भी वो आपको हेल्प भी करें बिजनेस को आगे बढ़ाने में। सो नेचुरल मार्केट पे आपका कंट्रोल होता है। और जब नेचुरल मार्केट में अच्छा काम आप करते हैं और वहां से आप रेफरेंस लेते हैं, तो आप पहुंचते हैं रेफरल मार्केट में। याद करिएगा दोस्त, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो नेचुरल मार्केट चाहिए, उसके बिना बिजनेस स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है लोग कर नहीं पाते, करने वाले भी हैं जो बिना नेचुरल मार्केट के इस बिजनेस को किए और सक्सेसफुल भी हुए हैं। बट 90% केसेस में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए नेचुरल मार्केट बहुत जरूरी है। और नेचुरल मार्केट के बाद जो मार्केट हमें लाइफ में आगे बढ़ाता है वो है रेफरल मार्केट। और यहां पे हमारे पास पास्ट स्टोरी होता है कि सर, मुझे मिस्टर सो एंड सो ने भेजा है और उन्होंने ये प्रोडक्ट मेरे से लिया, या मेरे साथ वो ऐसे एसोसिएट हुए, उन्होंने आपको बोला कि आपसे मैं जाके मिलूं, माइट भी आपके लिए मेरा ये प्रपोजल यूजफुल हो। सो फ्रेंड्स, नेचुरल मार्केट से वैसे देखा जाए तो वार्म मार्केट है रेफरल मार्केट, बट मैं कभी कभी बोलता हूं कि नेचुरल मार्केट से भी ज्यादा हॉट होता है, नेचुरल मार्केट से भी ज्यादा हॉट होता है रेफरल मार्केट। क्यों हॉट होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक मीटिंग करने जा रहा हूं और मैंने वहां पे रेफरेंस ले लिया रिजवान खान सर का, ठीक है। अब मैं जब वहां मीटिंग करने जाऊंगा, मैं जैसे ही नाम लूंगा रिजवान खान सर का, और वो बंदा रिजवान खान सर की अगर रेस्पेक्ट करता है या उनका फ्रेंड है वो, तो वो क्या करेगा? वो मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनेगा, ठीक है, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनेगा, और मुझे मेरे काम को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा, क्योंकि मैंने एक ऐसे इंसान का रेफरेंस लिया है जिसको वो ना नहीं कह सकता।
ठीक है। सो ये दोनों सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, नेचुरल, और बिजनेस को ग्रो कराने के लिए रेफरल मार्केट। बहुत सारे लोग दोस्त एक गलती करते हैं, बिजनेस स्टार्ट ही करते हैं कोल्ड मार्केट से। वो बोलते हैं कि जब मैं कुछ बन जाऊंगा तब मैं अपने लोगों के पास जाऊंगा। भैया ये जिसको भी कलाकारी बहुत आ रही है प्लीज एग्जिट हो जाए, मुझे आपको निकालने में बहुत दुख होगा। आपके चलते सारे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। सॉरी। सो नेचुरल, बहुत लोग क्या कहते हैं कि मैं नेचुरल मार्केट में एकदम लास्ट में जब सफल हो जाऊंगा तब जाऊंगा। दिस इज रॉन्ग अप्रोच फ्रेंड्स। आपके माता पिता, आपके भाई बंधु, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, तो इन सारे ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको सफलता लेते हुए देखना चाहते हैं। बट हम कहां पहुंच जाते हैं? कोल्ड मार्केट में। कोल्ड मार्केट कौन सा होता है? ऐसे लोग जिनको हम जानते ही नहीं। रोड पे हम क्या कर रहे हैं? पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। हमने कैनोपी लगा के हम खड़े हो गए। हम टेली कॉलिंग कर रहे हैं, वो भी किसको? अननोन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपने मेरा नंबर लिख लिया और लास्ट वाले डिजिट को बस चेंज करते जा रहे हैं, आप कॉलिंग करते जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी तरीका है बिजनेस का। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, कोल्ड कोल्ड मार्केट पे भी काम करना चाहिए। ठीक है, बट कब? जब आपका नेचुरल मार्केट एग्जॉस्ट हो गया हो और आप रेफरल पे काम कर रहे हैं, और काम करने के बाद भी आपके पास कुछ समय बचता है, तो आपको कोल्ड मार्केट पे काम करना चाहिए। तो दोस्त, आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी, हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हम व्यवसाय की शुरुआत किस मार्केट से करते हैं और कितनी समझदारी से एक मार्केट से दूसरे मार्केट में प्रवेश करते हैं। आप किसी भी मार्केट में काम कर रहे हो दोस्त, किसी भी कोई भी बिजनेस कर रहे हो, मार्केट ये तीन ही होता है, चौथा मार्केट नहीं होता। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आप लोगों को कि आप लोगों ने लेट से एक बेकरी शॉप खोला, एक केक की दुकान खोली, आपने पूरा पैसा लगाया। पूरा पैसा लगाने के बाद आपने क्या किया? आपने सामान भर लिया। सब कुछ भरने के बाद आपने दुकान का एक इनॉग्रेशन डेट रखा। दोस्त, अगर आप इनॉग्रेशन डेट रख रहे हैं तो आप अपने दुकान पे किसको बुलाएंगे? क्या पहले दिन से कस्टमर आपके पास आ जाएंगे आपका बोर्ड देख के? अगर आप लकी हुए तो शायद आ जाएंगे, और ये भी पॉसिबल है कि कस्टमर न आए। बट हम क्या करते हैं, अगर हमें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, जब हम इनॉग्रेशन डेट रखते हैं तो हम कुछ लोगों को इनवाइट करते हैं अपने दुकान पे आने के लिए कि भैया मैंने एक दुकान खोला है, आप प्लीज मेरे दुकान पे आए और ये देखें कि मेरा दुकान कैसा है, मेरे दुकान पे जो केक्स रखे हुए हैं, बेकरी का सामान है, वो कैसा है। आप आके एक बार चेक करके मुझे बताएं। ठीक है, वो कुछ लोग कौन होते हैं? तो दोस्त, वो कुछ लोग होते हैं, वो लोग जिनको हम जानते हैं। तो वो होते हैं हमारे नेचुरल मार्केट के लोग। सो अगेन, यहाँ पे नेचुरल मार्केट का मैंने डेफिनेशन एक तरह से लिखा है कि नेचुरल मार्केट क्या है? नेचुरल मार्केट इज द मार्केट विच इज गिवन बाय गॉड आवर पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स भगवान से कम नहीं है। ठीक है, भगवान कौन है और सीता जी कौन है, ये हमें किसने बताया है? ये हमें बताया है हमारे पेरेंट्स ने, और किसी ने हमें नहीं बताया। I must say you are the most irritating person of this meeting. You don't believe how to work, और आप ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहां पे आपको कोई भी सामाजिक कल्चर नहीं सिखाया गया है। आई एम सॉरी फॉर दिस वर्ड। मैं आपकी ये हरकत काफी टाइम से देख रहा हूं, और अगर यही हरकत रहा तो हो सकता है कि लोग सिर्फ अपने जो मेन मेन लोग हैं उन्हीं को बुला के मीटिंग करें, अपनी मीटिंग को ओपन ना रखें। अपना नहीं, कम से कम अपने माता पिता के द्वारा जो परवरिश दिया गया है दोस्त, उसका आप इज्जत करें, हमारी ना करें। यहाँ जो लोग सीरियसली सीखना चाहते हैं उनकी ना करें, बट आप अपने मम्मी पापा की तो इज्जत करते होंगे ना। और अगर करते हैं तो दोबारा ये हरकत ना करें। आपका ये हरकत दोबारा आता है तो यही समझ में आएगा कि आप किसी की रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। यस घनश्याम सर, आप अनम्यूटेड हैं। सर, आप लैपटॉप से हैं, मोबाइल से हैं? लैपटॉप से ही है सर। उसमें एक अनॉइड का ऑप्शन आता है सर, लेफ्ट साइड में देखिए, और एक बार थोड़ी देर के लिए मेरे को होस्ट बना दीजिएगा। मैं बताता हूँ सर आपको।
मैं जानता हूँ कुछ शरारती तत्व है इसमें, मैं उनको खुद ही रिमूव कर देता हूँ। ओके सर। क्योंकि वो मैंने मैसेज दूसरे ग्रुप पे डाल दिया था गलती से ना, क्वालिटी में भी, तो वहां से आ जाते हैं। मैंने आपको होस्ट बना दिया है सर। थैंक मुझे छोड़ के बाकी सबको अनम्यूट कर दीजिएगा। सो सॉरी फ्रेंड्स, बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी एक ही चीज हो तो थोड़ा सा नाराजगी हो जाती है। सॉरी फॉर माय वर्ड्स, अगर उस पर्टिकुलर महानुभाव के अलावा किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी अगेन। सो नेचुरल मार्केट क्या होता है दोस्त? वो मार्केट जो हमें यानी हमारे पेरेंट्स ने दिया है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि दुर्गा जी को दुर्गा बताने वाले हमारे पेरेंट्स हैं, तो भगवान और गुरु भगवान के पेरेंट्स और गुरु भगवान के बराबर होते हैं। सो द इजिएस्ट टेक्निक्स ऑफ डूइंग प्रोस्पेक्टिंग फ्रॉम नेचुरल मार्केट इज फ्रेंड टेक्निक। बहुत सारे लोगों को इस फ्रेंड टेक्निक के बारे में पता होगा दोस्त। अगेन मैं आपका एक बार आपकी यादों को ताजा कर रहा हूं कि सबसे आसान कोई तरीका है नेचुरल मार्केट से प्रोस्पेक्टिंग करने का, तो वो है फ्रेंड टेक्निक। तो आइए देखते हैं फ्रेंड टेक्निक क्या है। फ्रेंड टेक्निक में एफ का मतलब होता है फ्रेंड्स, आपके आया दोस्त। आओ। हाँ, दो तीन। सो आपके जितने भी दोस्त हैं, ठीक है। अब दोस्त कौन हो सकता है? आपके दोस्त का आपके दोस्त का दोस्त, आपके दोस्त का भाई, आपके दोस्त की बहन, आपके दोस्त की रिलेटिव, एन नंबर है फ्रेंड्स। इसका कोई लिमिट नहीं है कि आप अपने दोस्त में कितने लोगों का नाम लिख सकते हो। हम लोग गलती क्या करते हैं, हम सिर्फ अपने फ्रेंड्स का नाम लिखते हैं, बाकी हम छोड़ देते हैं। जबकि हमारे फ्रेंड के फैमिली से हमारा बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है। हम उनके पापा को अंकल बोलते हैं, मम्मी को आंटी बोलते हैं, भाई बहन को भाई बहन के रूप में ट्रीट करते हैं, उनके रिलेटिव से हमारी जान पहचान होती है। तो फ्रेंड में सिर्फ आपका दोस्त नहीं आता, उसका पूरा का पूरा एक ट्री आ जाता है, फैमिली ट्री आ जाता है। और फैमिली ट्री में आपके दोस्त का दोस्त, उसके रिलेटिव, उसके भाई बहन, चाचा ताऊ, वॉट एवर जितने भी लोग आते हैं जिनको आप जानते हो, आप उनका नाम लिखिए। ठीक है। आर फॉर रिलेटिव्स। अब रिलेटिव्स में कौन आएंगे? तो ऑब्वियस है, जो हम लोग जानते हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, ये सब तो आएंगे ही आएंगे। बट दोस्त, क्या मामा जी के साले, यानी हमारा जो ममेरा भाई के मामा है, उनसे हमारी जान पहचान नहीं होती? वो हमारे आसपास नहीं रहते। ठीक है। क्या हमारी चाची की जो बहन है, जिन्हें हम मौसी कहते हैं, वो हमारे आसपास नहीं रहते, या उनको हम नहीं जानते? हम अपना बिजनेस तो इंडिया में कहीं भी फैला सकते हैं। ठीक है। क्या मेरी चाची की जो सिस्टर है, उनके पड़ोसी से कभी मेरी बातचीत नहीं हुई है? क्या उनके दोस्तों को मैं नहीं जानता? सो दोस्त, लिमिट मत कीजिए कि मैं सिर्फ अपने अंकल और आंटी के बारे में ही लिखूंगा। उनके पड़ोसियों के बारे में भी लिखिए, उनके रिलेटिव के बारे में भी लिखिए। ठीक है। आप याद रखिए कि आप अपने चाचा या चाची के सिंगल एक पॉइंट है, उनके और भी रिलेशन है जो आपके अलावा हैं। तो आपको पूरा का पूरा ट्री के बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है। क्यों लिखना होगा? क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपको बाय फेस जानते हैं, हु यू आर। ठीक है। सो फ्रेंड टेक्निक में अगर नेक्स्ट पे आए तो नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल कांटेक्ट। जिस कॉलेज में, स्कूल में कभी आप पढ़े हैं, उसके टीचर, उसके स्टाफ, उसके फैकल्टी, उसका कैशियर, उसका प्यून, उसका गार्ड, हर किसी, हर कोई आपको कभी ना कभी देखा है, हर किसी को आपने कभी ना कभी देखा है। आप उनको अपना रेफरेंस देंगे, आप उनसे बात करेंगे तो वो आपको चीजों के बारे में बताएंगे। आपके पुराने कलीग्स, ठीक है। सो पुराने कलीग्स में आपके जितने भी जगहों पे आपने जॉब किया है, वो आपके कलीग्स आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, उन कलीगों की भी ट्री है। बहुत बार आपके पास ऐसे लोग आते थे जिनके फ्रेंड सर्कल भी को भी आप जानते हैं। बहुत बार होता है ना कि घनश्याम सर, स्क्रीन शेयर करने का परमिशन दे दीजिएगा, डिस्कनेक्ट हो गया था नेटवर्क से।
सो आपके जो पुराने कलीग्स हैं, आप उन कलीग्स के बारे में लिखिए, उनके फ्रेंड्स के बारे में लिखिए, उनके रिलेटिव्स के बारे में लिखिए, जितने के बारे में आपको नॉलेज है। जब आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ई के बाद एन। एन मीन्स आपके पड़ोसी। दोस्त, दुनिया में सबसे कठिन यही एक कैटेगरी है जो सबसे कठिन होती है, पड़ोसियों से डील करना। बट याद रखिएगा, जब एक बार इनकी दिल में आपकी बातें उतर जाती हैं तो सबसे ज्यादा हेल्प भी यही करते हैं, क्योंकि 24 घंटे आपके पास में रहते हैं। तो आप अपने पड़ोसियों के बारे में, पड़ोसी के रिलेटिव्स के बारे में, पड़ोसियों के दोस्त के बारे में, सबके बारे में जिनके बारे में आप जानते हैं, अपना लिस्ट तैयार करिए। और फ्रेंड का जो लास्ट वर्ड है दैट इज डी। डी मीन्स डेली एक्विंटेंसेस। डेली एक्विंटेंसेस कौन लोग होते हैं? जिनसे हम डेली मिलते हैं, बट हो सकता है उनका नाम हमें पता हो या न पता हो। ये बहुत बड़ा लिस्ट है दोस्त, ये छोटा लिस्ट नहीं है। मैंने देखिए हिंदी में लिखा है। डेली एक्विटेंसेस कौन हो सकते हैं? जितने भी भैया लोग हैं जिनको हम पूरे महीने में कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में पैसे देते हैं, वो हमारे सारे डेली एक्विटेंसेस हैं। जैसे हमारे दूध वाले भैया, पानी वाले, गाड़ी साफ करने वाले, सब्जी वाले, आइसक्रीम पार्लर वाले, पानी पूरी, गोलगप्पे जहां से हम लोग खाते हैं, डिश टीवी अगर आपने लगा रखा है, टाटा स्काई वाले, प्रेस वाले, गार्ड भैया, सफाई वाले भैया, कुरियर वाले, डाकिया, बिजली आपके यहाँ खराब होती है, जो बंदा बिजली बनाने आता है, आपका मोबाइल खराब होता है तो जिसके पास आप जाते हैं, टीवी खराब होता है तो जो मैकेनिक आपके दिमाग में सबसे पहले आता है, फूल जहां से खरीदते हैं पूजा के लिए, बच्चों का बर्थडे करते हैं, बलून लगवाते हैं घर में, वो आदमी भी, उस आदमी के मोबाइल में भी आपका नंबर सेव है। वो इंश्योरेंस एजेंट, बहुत पैसा लेके जाते हैं ना, हम लोग उसी में से हैं, उनको अप्रोच कीजिए। ऑटो वाले, मेरी वाइफ है, उनको कभी कभी कहीं जाना होता है, मैं अगर नहीं होता है तो वो 2-3 ऑटो वालों का नंबर है उनके पास में। ऐसे नंबर मेरे ख्याल से मोस्टली सारे लोगों के पास होते होंगे। वॉशिंग मशीन अगर खराब हो गया तो आप किसको बुलाते हैं, उसके बारे में लिखिए। कार मैकेनिक, किसके यहाँ गाड़ी साफ कराते हैं, किसके यहाँ आप अपनी गाड़ी को बनवाते हैं। पंचर बनाने वाला, वो कौन सा बंदा है जिसने आपको कार सिखाई थी, आपकी वाइफ को, आपके भाई को, आपके बहन को कार सिखाई थी। सो डेली एक्विंटेंसेस का लिस्ट बहुत बड़ा है। इसके अलावा डेली एक्विंटेंसेस में आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, आप जब एक पार्क का चक्कर लेते हैं तो आप जनरली, अगर कोई बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे आप डेली बेसिस पे मिलते हैं बट उनका नाम नहीं पता, जब आप क्रॉस करते हैं तो हाय हेलो हो जाता है उनसे आंखों आंखों में। फ्रेंड्स, वो लोग आपको बाय फेस जानते हैं, भले बाय नेम नहीं जानते हैं, वो आपके डेली एक्विटेंसेस हैं। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको बाय फेस जानते हैं, बट आपको उनका नाम नहीं पता। ये जरूर पता है कि पर्टिकुलर ब्लॉक में रहते हैं, पर्टिकुलर फ्लोर पे रहते होंगे, आपको उनके नाम लिखने हैं। यही नहीं, इसके अलावा ये लिस्ट और भी बड़ी है। वी हैव, आप ध्यान से देखो, अभी जितनी स्क्रीन पे जो चीजें दिख रही हैं, क्या इन लोगों पे हमारा कंट्रोल होता है या नहीं होता है? क्या इनको जब हम फोन करेंगे, जब हम इनसे बात करेंगे तो ये हमारी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? दोस्त, बहुत आराम से सुनेंगे। और आपको ध्यान हो, मैंने नीचे डेली एक्विंटेंसेस में कम से कम 20 लोगों का या 25 लोगों के नाम लिखे हैं। आप एक एक कैटेगरी उठाओगे ना, आपको 50-50 लोगों के नाम मिलेंगे। और इस पर्टिकुलर सिर्फ इस टेक्निक से आप 100, 150, 200 के भी नंबर्स लिख सकते हो। ठीक है, अभी आगे आते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिनको आप जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं आपके एरिया में कितने डॉक्टर्स हैं जो पेडियाट्रिक हैं, देखिए मैं आपको सेगमेंटेशन के हिसाब से क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, आप उसी तरह अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, आपका लिस्ट बड़ा हो जाएगा। ऐसे कितने डॉक्टर्स हैं जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं? ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो स्पेशली हार्ट का काम, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखते हैं? ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो जनरल फिजिशियन है? आपके एरिया में, आपके सोसाइटी में कितने नर्सेज रहते हैं? बहुत बार हम लोग नर्सेज को और कंपाउंडर्स की जरूरत पड़ती रहती है, अपना बीच बीच में कभी सुई लेना है या कुछ भी इंजेक्शंस लेने हैं, उसके लिए हमें पता होता है कौन कहाँ रहता है। कभी कभी आप देखना, आप पिज्जा हट से डिलीवरी मंगाते हो तो एक ही बंदा 10 बार में 6 बार एक ही बंदा आपके घर में आता है, उसके बारे में आपको पता है। आपकी दर्जी कौन है, मिठाई कहाँ से आप खरीद के लाते हैं, कितना मिठाइयों का दुकान है, कौन आपका फेवरेट मिठाई वाला है, पनीर कहाँ से लेते हैं, डेली बेसिस पे हम लोग वीक में 3 बार 4 बार पनीर बनता है। नॉनवेज, मेरे जैसे लोग नॉनवेज खरीदने जाते हैं, डेफिनेटली हर बार नए नॉनवेज वाले के पास नहीं जाते हैं, तो जिसके पास जाते हैं उससे जान पहचान है। कार बाइक का पंचर कहाँ ठीक कराते हैं, आपके बच्चों के बेस्ट फ्रेंड के माता पिता कौन है, पता होता है ना हमें।
बच्चों के स्कूल में कौन कौन से टीचर है, कौन से टीचर कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। अगर आप जिमिंग में जाते हैं तो आपका जिम का ट्रेनर कौन है। दोस्त ये वो लोग हैं जिनसे आप आराम से अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ ऐसे लोगों के भी नाम लिखे हैं जो ऑलरेडी पब्लिक डीलिंग में हैं। अगर आप इन्हें अप्रोच करके अपने साथ जोड़ पाए तो आपका लिस्ट बहुत बड़ा होगा, आपकी सफलता बहुत जल्दी मिलेगी। आपका LIC एजेंट, म्यूचुअल फंड का एजेंट, आपके आसपास रहने वाला प्रॉपर्टी डीलर, रिटायर्ड पर्सन, स्पेशली जो लोग बैंक वगैरह से रिटायर्ड हुए हैं, ठीक है, हाउसवाइफ्स, बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं जो अपना कुछ करना चाहती हैं, बुटीक ओनर, एडवोकेट्स, टीचर और भी कोई भी पर्सन जो पब्लिक डीलिंग में काम करता है। तो आप सोचो दोस्त, मैंने आपको यहाँ पे कितने सेगमेंट दे दिए हैं जिन सेगमेंट पे आप काम करके अपना लिस्ट बना सकते हैं। याद रखिएगा, जितना बड़ा लिस्ट होगा आपका करियर उतना ज्यादा लंबा चलेगा शुरुआत में, जब तक आपका ये जो कंट्रोल लिस्ट है ये एग्जॉस्ट नहीं हो जाता। और जैसे ही ये लिस्ट एग्जॉस्ट होता है आपको रेफरल पे काम करना पड़ता है। इनफैक्ट रेफरल पे तो डे 1 से काम करना चाहिए। जब भी जैसे आपने किसी एक डॉक्टर को अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, आपने उस डॉक्टर को अपने साथ जोड़ा, तो आपको उस डॉक्टर से रेफरेंस लेना चाहिए, क्योंकि जब आप डॉक्टर से रेफरेंस लेते हैं तो आपको डॉक्टर्स जैसे ही रेफरेंसेस मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आप जानते हैं, जरूरत है तो सिर्फ उनका नाम पेपर पर लिखकर एक लिस्ट बनाने की। आइए देखते हैं लिस्ट कैसे बनाया जाता हेलो। है। यस सर। दृश्य जायसवाल जी ने हैंड रेज किया। अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना हो तो आप मीटिंग के एंड में पूछ लीजिएगा। हेलो हाँ जी सर, एक सवाल पूछना था। सर, मीटिंग के एंड में पूछ लीजिएगा प्लीज, अभी एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है सर। थैंक यू। ठीक है, सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं दोस्त जिनको आप जानते हैं। जरूरत क्या है, सिर्फ अपने डायरी पेन पेपर लेके उसको नोटिंग करने की जरूरत है। अब नोटिंग कैसे करेंगे, अभी एक आर्ट है। ठीक है, प्रोस्पेक्ट लिस्ट कैसे बनाएं, ये भी एक आर्ट है। तो ये मैंने आपके सामने एक सैंपल प्रोस्पेक्ट लिस्ट बना के दिया हुआ है, और इसमें जो दोनों नाम मैंने लिखे हैं फ्रेंड्स, इसमें नंबर सिर्फ गलत है क्योंकि नंबर मैंने नहीं लिखा है। बाकी सारी चीजें वही है जो हुई है मेरे साथ में। ठीक है, सो सबसे पहला नाम क्या है, सबसे पहले आप कॉलम देखिए। सबसे पहले सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 जो भी आपको बनाना है। उसके बाद आप अपने प्रोस्पेक्ट का नाम लिखेंगे, उनका कॉन्टेक्ट नंबर लिखेंगे आप। उसके बाद आप लिखेंगे वो कौन से लोकेशन से बिलोंग करते हैं। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप लक्ष्मी नगर का एक आदमी का नाम लिख रहे हैं और एक द्वारका का नाम लिख रहे हैं तो आपको अप्रोच करने में प्रॉब्लम हो सकता है, टाइम लग सकता है। एक दिन में आप 2 से 3 मीटिंग से ज्यादा नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप लक्ष्मी नगर के 10 लोगों के नाम लिख लेते हैं, गाजियाबाद के 10 लोगों के नाम लिख लेते हैं, तो आप एक दिन में ज्यादा लोगों के पास अप्रोच कर सकते हैं। वैसे आज के डेट में आप कहीं भी अप्रोच कर सकते हैं जब हम जूम से अप्रोच कर रहे हैं, बट कोविड के बाद जब हमें मार्केट में निकल के अप्रोच करना होगा तो लोकेशन बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, प्रोफेशन किस काम में है, कौन सा काम करते हैं, बहुत हेल्प करेगा आपको ये डिसाइड करने में कि आप उनको करियर पिच करोगे, आप उनको प्रोडक्ट पिच करोगे। प्रोडक्ट भी पिच करोगे तो हाई वॉल्यूम के प्रोडक्ट पिच करोगे, लो वॉल्यूम के प्रोडक्ट पिच करोगे। देन डेट ऑफ कॉलिंग, पहली बार आपने इनको कब अप्रोच किया, उनका रिमार्क्स क्या था, उसके बाद आप वो लिखेंगे। अब आप आनंद दास गुप्ता जी को मैंने अप्रोच किया था तो उन्होंने पहली बार में बोला था कि भाई पिछले मंथ मैंने अप्रोच किया था तो ही सेड की मंथ एंड में बात करेंगे, मंथ की क्लोजिंग के बाद। मैंने 30 तारीख का डेट लिख दिया, 30 तारीख को डेट को उनको फोन किया दोबारा, ठीक है, और मेरी उस दिन ज्वाइनिंग हो गई। सो इस तरह से मेरी मीटिंग कंप्लीट हुई। जूम मीटिंग इनवाइट, एक बार मैंने उनको इनविटेशन भेजा था जिस मीटिंग में उन्होंने ज्वाइन किया था, और उसके बाद नेक्स्ट जब हमारी बात हुई तो उन्होंने ज्वाइन किया। वहीं अगर मैं दूसरे प्रोस्पेक्ट की बात करूं जिनका नाम मैंने मीनाक्षी लिखा हुआ है, संजय नगर गाजियाबाद की हैं, बिजनेस करती हैं अपना। 18 जून को ही मैंने इनको पहला कॉल किया था, इन्होंने बोला था बाद में बात करना। फिर 20 जून को मैंने इनको दूसरा कॉल किया। ठीक है, फिर उन्होंने मुझे उस टाइम बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं दिया। मैंने बोला मीटिंग में इनवाइट करने के लिए, उन्होंने मीटिंग में वो नहीं आई। और यहाँ रिमार्क्स में मैंने गलत लिखा हुआ है,
जो सेकंड रिमार्क्स फॉलो अप डेट के बाद है वो 26 जून था, ठीक है, वो टाइपिंग एरर हो गया। मैंने 26 जून को इनको तीसरी बार फोन किया फ्रेंड्स, और तीसरी बार में जाके मेरी ज्वाइनिंग डन हुई। मेरे जितने भी सीनियर्स हैं जो मेरे लाइंस को देख सकते हैं, वो देखेंगे तो मेरे लाइन में ये दोनों लोग आपको मिलेंगे। सो ये मैं आपको कोई हाइपोथेटिकल एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, मैं वो एग्जांपल दे रहा हूं जो मेरे साथ हुआ है। सो इस तरह से आप अपना एक लिस्ट तैयार करें। सबसे पहला सीरियल नंबर होगा, फिर आपके प्रोस्पेक्ट का नाम, उनका कॉन्टेक्ट नंबर, फिर किस लोकेशन से वो बिलोंग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका प्रोफेशन क्या है, पहली बार आपने कॉल कब किया, फर्स्ट कॉल में उनका क्या जवाब रहा, वो आप रिमार्क्स में लिखेंगे। फॉलो अप डेट कोई दिया उन्होंने तो आप फॉलो अप डेट में उसे लिखेंगे, उस डेट को फॉलो अप करेंगे, उसमें जो रिमार्क्स होगा आप रिमार्क्स में लिखेंगे, क्या आपने जूम मीटिंग में इनवाइट किया नहीं किया, और अगर आपको तीसरा फॉलो अप करना पड़ता है तो भी आप करेंगे। सो इस तरह से आप अपनी लिस्ट को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना हमारे बिजनेस की सबसे महत्वपूर्ण एक्टिविटी है, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग। प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना हमारे बिजनेस की सबसे महत्वपूर्ण एक्टिविटी है। जब भी आप प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाएं और उस पर कॉलिंग करें, तब आपके पास आपकी डायरी जरूर होनी चाहिए। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बोल रहा हूं, डेली डायरी देखने की हैबिट करें। जो भी आप जिस डेट पे आप खड़े हैं, फॉर एग्जांपल आज 22 तारीख है, तो आज सुबह जब भी आप, या कल 23 तारीख है, तो कल सुबह जब भी आप अपने काम पे बैठे तो सबसे पहले 23 जुलाई का पेज पलटे, ठीक है। क्यों, देखते हैं। कॉलिंग के साथ साथ ही आप आगे के फॉलो अप्स के डेट उस डायरी में लिख दे। फॉर एग्जाम्पल दोस्त, आनंद दासगुप्ता जी को मैंने सबसे पहले कॉल किया 18 जून को, उन्होंने मुझे क्या बोला, मंथ एंड आनंद दासगुप्ता जी ने मुझे क्या कहा कि मंथ एंड में बात करना, यानी 30 जून को बात करना। अब मैं इनसे मंथ एंड में कैसे बात कर सकता हूं, मेरा माइंड कोई कंप्यूटर तो है नहीं कि 30 जून को अलार्म बज जाएगा मेरा। तो या तो मुझे मोबाइल का सारे फंक्शन यूज करने आने चाहिए, या सबसे बेस्ट मेरे पास एक डायरी एनी टाइम होनी चाहिए। जैसे ही मैंने 18 तारीख को उनको कॉल किया और इन्होंने कहा 30 जून को बात करना, मैंने 30 जून के पेज पे मैं सीधे गया और मैंने 30 जून पे लिख दिया, कॉल मिस्टर आनंद दासगुप्ता फॉर वेस्टीज। मैं 2-3 बिजनेस और भी करता हूं, इसलिए मैं हमेशा आगे लिखता हूं कि किस पर्पस से मुझे कॉल करना है, ताकि मैं वेस्टीज के कस्टमर को म्यूचुअल फंड ना पिच कर दूं और म्यूचुअल फंड वाले को ट्रेनिंग ना पिच कर दूं, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप अपना प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाने के बाद उस पर कॉलिंग करें, तो आपके पास फॉलो अप के डेट्स होने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कभी भी अपना फॉलो अप नहीं मिस करेंगे। और याद रखिएगा, गौतम बाली सर, रिजवान खान सर, सिद्धार्थ सर सब एक बात बोलते हैं, घनश्याम सर सब एक बात बोलते हैं कि सफलता आपको पहले अप्रोच से नहीं मिलती, सफलता आपको फॉलो अप से मिलती है। आप जितना ज्यादा स्ट्रांग होंगे फॉलो अप करने में, उतना ज्यादा आप सफल भी होंगे। और फॉलो अप के लिए डायरी से बेहतर कुछ भी नहीं है। नीचे वाली 2 लाइन बहुत ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना और उस पर कॉलिंग करना कोई आर्ट नहीं है। मैंने अपनी टीम में बहुत सारे लोगों को सुना है, सर वो सेल्स का बंदा है ना, इसलिए वो आराम से कॉलिंग कर लेता है। सर मेरे से कॉलिंग नहीं होता। ऐसे फ्रेंड्स को मैं बोलना चाहूंगा फ्रेंड्स, कि वो जो सेल्स का अपना बंदा है ना, जो सेल्स से हमारी टीम में आया है, वो वो पैदाइशी सेल्स वाला नहीं था। वो आपके मेरे जैसा ही पैदा हुआ था, वो आपके मेरे जैसा ही बड़ा हुआ स्कूल में, उसने आपके मेरे जैसा ही अपना एजुकेशन कंप्लीट किया। और बाई चॉइस कोई सेल्स में नहीं जाता, जहां तक मैं अपने एक्सपीरियंस से देख पाया हूं, बाई चॉइस कोई सेल्स में नहीं जाता। हाँ, हमें जॉब सेल्स की मिल जाती है, हमें पैसा कमाना होता है, इसलिए हम सेल्स में चले जाते हैं, ठीक है। तो वो बचपन से सीख के नहीं आया है, हैबिट डेवलप करी है। तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना और उस पर कॉलिंग करना कोई आर्ट नहीं है, बल्कि ये हैबिट है। और याद रखिएगा, हमारी आदतें ही हमें सफल या असफल बनाती हैं। आप अपनी हैबिट पे जितना बार काम करोगे, बार बार काम करोगे, बार बार काम करोगे, तो आपकी हैबिट आपका वो आर्ट डेवलप कर देगी, जिस आर्ट के बदौलत आपको सक्सेस लेना है। सो ये था फ्रेंड्स मेरे ट्रेनिंग का पहला पार्ट, विच इज प्रोस्पेक्टिंग। इट्स ऑलरेडी 9.5।
ऑलरेडी काफी सारी महिलाएं हमारे इस मीटिंग में, इस ट्रेनिंग में बैठी हुई हैं। तो आई बिलीव घनश्याम सर कि हम आज की इस प्रोस्पेक्टिंग की ट्रेनिंग को यहीं पे खत्म करें, और अगर कल या परसों जब भी टाइम मिले तो हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे जा सकते हैं कि कॉलिंग कैसे करें। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सही। बहुत शानदार ट्रेनिंग रही सर आपकी, मजा आ गया। मतलब आपने एक एक पॉइंट, एक एक व्यक्ति को सेगमेंट वाइज टच कर दिया। और सबसे अच्छा लगा मुझे हाउ टू प्रिपेयर प्रोस्पेक्ट लिस्ट। तो दोस्तों मैं आपसे बोलूंगा कि ये स्लाइड अगर आपको चाहिए तो दोबारा ले लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दीपक सर एक बार ना हाउ टू मेक प्रोस्पेक्ट लिस्ट वाला स्लाइड दोबारा डाल दीजिएगा, ताकि जी लोग सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और सभी लोग लेके ना अपने डायरी में इसको मेंटेन करिएगा आज से। क्योंकि ट्रेनिंग तो अभी दीपक सर और भी दे सकते हैं, लेकिन जैसे सर ने बताया बहुत सारी महिलाएं हैं और उनको घर का काम भी होता है, तो आज की ट्रेनिंग यहीं तक ठीक है। और सर मैंने ना चैट बॉक्स ऑफ किया हुआ था, क्योंकि कुछ लोग ओके उसमें बार बार चैट करते हैं। एक बार चैट बॉक्स ऑन कर दीजिएगा और लोगों से थोड़ा फीडबैक ले लीजिएगा सर। ओके, एक सेकंड सर, मैं ऑन कर रहा हूँ। सर अलाउड है। हाँ, जिसको फीडबैक देना है अपना हैंड रेज करके प्लीज फीडबैक दे सकते हैं।